भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की उपभोक्ता अर्थशास्त्र में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, उसके कौन कौन से साधन हैं, क्या उससे हमें हानियाँ हैं, क्या लाभ हैं, क्या उद्देश्य हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। तो विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के एडवर्टाइजिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडवर्टो से हुई है। एडवर्टो का अर्थ है चारों ओर घूमना। बाजार में विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता की वस्तुओं की ओर घुमाया जा या आकर्षक किया जाता है, वो हमारा एडवर्टाइजिंग कहलाता है। साधारण बोलचाल में विज्ञापन का अर्थ जानकारी देना होता है। बाजार के संदर्भ में विज्ञापन से आशय किसी वस्तु या सेवा के संबंध में इस प्रकार जानकारी कराने से है कि वह वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। विज्ञापन इसलिए ही दिखाए जाते हैं ताकि लोग उन वस्तु को खरीद सकें, उसको देखें, फिर उस खरीदने के लिए प्रेरित हों, इसलिए विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि वह वस्तु विशेष उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त भी है। विज्ञापनों के माध्यम दृश्य, श्रव्य तथा श्रव्य एवं दृश्य सभी प्रकार के साधन जैसे रेडियो, पोस्टर, टेलीविज़न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न साधनों का वर्णन स्पष्ट करता है कि विज्ञापन केवल बिक्री बढ़ाने और लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके द्वारा उपभोक्ता को भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। विज्ञापन के समय यह भी ध्यान रखा जाए कि इस पर कितनी लागत आ रही है। यह बहुत अधिक मूल्यवर्धक तो नहीं है, ये भी देखा जाता है, और जिस वर्ग के लिए तैयार किया गया है उस वर्ग को सही एवं उचित भाषा का माध्यम बना सके। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापन में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उनके उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। अगर हम ग्रामीण में विज्ञापन अंग्रेजी में दिखाएंगे तो लोग इतना समझ नहीं पाएंगे। वहीं यदि महिलाओं के लिए टीवी पर विज्ञापन दिए जा रहे हों तो ऐसे समय पर दिए जाएं जब महिलाएं खाली हों। इसके लिए दोपहर का समय उपयुक्त रहता है, क्योंकि दोपहर में महिलाएं खाली होती हैं। विज्ञापन का माध्यम भाषा, साधन, उद्देश्य जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए तो यह निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह हमारा विज्ञापन कहलाता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो पहला पॉइंट, विज्ञापन द्वारा सूचनाओं का प्रचार प्रसार एक बड़े जनसमूह के माध्यम भी किया जा सकता है। कितने भी बड़े से बड़े समूह में हम विज्ञापन कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञापन क्रेताओं को प्रभावित करने की विधि है। उसके बाद विज्ञापन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना सूचना भी दी जाती है। विज्ञापन द्वारा क्रेताओं को वस्तु को खरीदने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं थी। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे पहला पॉइंट, वस्तुओं के संबंध में जनता को जानकारी देना होता है। उत्पादक विशेष के बारे में रुचि जागृत करना, नए बाजारों एवं क्षेत्र में प्रवेश करना, शुद्ध लाभ में वृद्धि करना। उसके बाद बाजार में उत्पाद की भागीदारी में भी वृद्धि करना। विज्ञापनकर्ता द्वारा वस्तु के रूप, रंग, आकार, पैकेज में परिवर्तन की सूचना प्रदान करना। वस्तु के मूल्य तथा गुणवत्ता परिवर्तन की सूचना देना। ये सभी इसके उद्देश्य थे। अब हम देख लेते हैं विज्ञापन का महत्व या लाभ कौन कौन से हैं उसके। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा उपभोक्ताओं को लाभ, यानी विज्ञापन द्वारा उपभोक्ताओं को विशिष्ट उत्पादों, नए उत्पादों आदि के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वस्तुओं के चयन में सुविधा होती है। और पर्याय विज्ञापनों में मूल्य संबंधी सूचना भी दी जाती है, जिससे ग्राहक उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। उसके बाद निर्माताओं को लाभ, यानी विज्ञापन निर्माताओं को बिक्री मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। विज्ञापन ग्राहकों को विशिष्ट उत्पाद की ओर आकर्षक करता है और इस प्रकार बिक्री मात्रा बढ़ाने में सहायक है। विज्ञापन की बिक्री बढ़ाने में सहायक होने के साथ ही बिक्री की निश्चित न्यूनतम मात्रा को बनाए रखने में भी सहायक होता है। विज्ञापन द्वारा एक निश्चित वर्ग उत्पाद से जुड़ा रहता है। विज्ञापन द्वारा एक निर्माता नवीन बाजारों में भी प्रवेश कर सकता है। ये हमारा निर्माताओं को लाभ था। अब देखते हैं थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी को क्या क्या लाभ है। तो विज्ञापन से थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी दोनों को लाभ होते हैं। विज्ञापन के कारण वस्तु की बिक्री हेतु
ग्राहक खरीदने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। थोक एवं फुटकर व्यापारी जैसे ही वस्तु को दुकान पर लाते हैं, बिक्री उनकी प्रारंभ हो जाती है, बिक्री जो है वो शुरू हो जाती है। विज्ञापन से दुकान की छवि भी बेहतर होती है। उसके बाद विक्रय प्रतिनिधि को लाभ, यानी कि सेल्समैन को क्या लाभ होते हैं विज्ञापन से? तो विज्ञापन विक्रय प्रतिनिधि के लिए बहुत ही बहुविधि उपयोगी है। एक विक्रय प्रतिनिधि के लिए विज्ञापन उसके पहुंचाने के पहले ही पृष्ठभूमि तैयार कर देता है, जिससे विक्रय प्रतिनिधि को कम प्रयत्न में ही अधिक सफलता मिल जाती है। उसके बाद समाज के सभी वर्गों को लाभ, यानी विज्ञापन समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। विज्ञापन रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर बेरोजगारी कम करने में सहायक होते हैं। विज्ञापन व्यवसाय के साथ अनेक व्यक्ति संबंध होते हैं, जैसे कलाकार, मॉडल, पोस्टर, गायक, लेखक, फोटोग्राफ, प्रायोजक, ये सभी विज्ञापन, इन सभी से हमें विज्ञापन में लाभ भी हो जाता है। इन सभी को विज्ञापन समाज में शिक्षा का प्रसार कर लोगों की जानकारी में भी वृद्धि करते हैं। ये इसके लाभ और महत्व था। अब देख लेते हैं कि विज्ञापन के दोष क्या क्या हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि विज्ञापन के विरोध सबसे बड़ी आपत्ति यह आरोपित की जाती है कि इससे मूल्यों में वृद्धि होती है, क्योंकि विज्ञापनों पर अरबों रुपए खर्च किया जाता है और यह जो खर्च है वो उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है। तो इसका एक दोष यह भी है। उसके बाद विज्ञापनों द्वारा गलत सूचनाएं देकर ग्राहकों को घुमाया भी जाता है, उनको भ्रमित कर दिया जाता है। उसके बाद विज्ञापन मानव की मनोवृत्तियों का गलत लाभ उठाकर अनावश्यक उपभोग का प्रेरित करते हैं। विज्ञापन उपभोक्ता को ऐसी वस्तु खरीदने के लिए विवश करते हैं जो उसके स्वास्थ्य, बजट और मानसिक शांति के लिए खतरनाक होते हैं। उसके बाद विज्ञापन पर अपसंस्कृति को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया जाता है। कभी कभी विज्ञापन अश्लील एवं भद्दे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे समाज पर, विशेषकर बालकों और युवा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद विज्ञापनबाजी के कारण कभी कभी दीवारें भी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि शख्स दीवारों पर विज्ञापनकर्ता लिखकर या पोस्टर चिपकाकर गंदा कर देते हैं। तो ये थे इसके दोष। अब देख लेते हैं कि विज्ञापन के साधन कौन कौन से हैं। हमारे इसके जो साधन है वो दो हैं, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परंपरागत साधन कौन कौन से होते हैं। तो पोस्टर, दीवार लेखन, बस एवं ट्रेनों पर आदि द्वारा विज्ञापन करना, ये हमारा परंपरागत साधन के अंतर्गत आता है। ये पोस्टर आदि ऐसे स्थानों पर चिपकाए जाते हैं जहां अधिक से अधिक लोग उसे पढ़ सकें। उसके बाद मेला एवं प्रदर्शनी स्थल पर भी विज्ञापन किए जाते हैं। यहाँ पर विज्ञापन के अनेक तरीके प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद विज्ञापन पट, यानी कि विज्ञापन पट जो है वो पोस्टर की भांति ही होते हैं, किंतु इनकी प्रकृति स्थायी होती है। जैसे चौराहे पर बड़े विज्ञापन लगा दिए जाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षक हो सके अधिक से अधिक। तो ये भी हमारा परंपरागत साधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद समाचार पत्रों में भी, जैसे न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं कई सारे, ये भी हमारा परंपरागत साधन के अंतर्गत आता है। समाचार पत्रों में विज्ञापन के जहां अनेक लाभ हैं, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे समाचार पत्र केवल शिक्षित पाठकों तक ही संदेश पहुंचाते हैं, अशिक्षित लोग तो उसे पढ़ नहीं सकते। भारत जैसे देश में जहां व्यापक निरक्षरता है, विज्ञापन की दृष्टि से समाचार पत्रों की उपयोगिता सीमित हो जाती है और दूसरे समाचार पत्र अल्पजीवी होते हैं। आज का समाचार पत्र कल कूड़ा हो जाता है। जो भी हमारा समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, लोग उसको फेंक भी देते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। समाचार पत्रों के विज्ञापन देने में किसी यंत्र आदि का प्रदर्शन भी करना संभव नहीं होता है। उसके बाद गैर परंपरागत साधन, जैसे कि रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो प्रेस की तुलना में तेजी से संदेश संप्रेषण करता है। रेडियो से विज्ञापन एवं संदेश घर घर आसानी से पहुंच जाते हैं। रेडियो द्वारा विज्ञापन की लोकप्रियता एवं प्रभावशीलता इसके व्यापक विस्तार के कारण सर्वाधिक है। इस माध्यम से शिक्षित अशिक्षित सभी श्रोताओं तक संदेश पहुंच जाते हैं। रेडियो के माध्यम से, चाहे वो शिक्षित हो, बच्चा हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, सभी को रेडियो के माध्यम से विज्ञापन पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद टेलीविज़न, टीवी पर भी कई सारे एडवर्टाइज दिखाकर
अपने दिखा दिए जाते हैं। जैसे भारत में टेलीविज़न का प्रचलन बहुत प्राचीन नहीं है। यह दृश्य श्रव्य होने के कारण बहुत व्यापक प्रभाव कर रखता है। भारत में 80 के दशक में टेलीविज़न एक महत्वपूर्ण विज्ञापन माध्यम के रूप में उभरा है। कुछ विज्ञापन इतने प्रभावशाली ढंग से तैयार किए जाते हैं कि उनको बार बार देखने का मन करता है। तो ये हमारे गैर परंपरागत साधन थे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है विज्ञापन, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।